नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सेहत और लंबी उम्र के कुछ नए रहस्यों पर। हाँ, आजकल काफी रिसर्च हो रही है इस पर। बिल्कुल। हमारे पास कुछ हालिया स्टडीज हैं जो बताती हैं कि हमारा खान पान, हमारी कसरत, नींद और यहाँ तक कि हमारा माहौल भी। हाँ, माहौल भी, ये सब हमारी सेहत, उम्र बढ़ने की रफ्तार और बीमारियों से लड़ने की ताकत पर कैसे और कितना गहरा असर डालते हैं। और आज हम इन्हीं सब पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो सबसे जरूरी और शायद कुछ चौंकाने वाली बातें निकालना। मतलब खाने पीने की नई समझ से लेकर कसरत के कमाल के फायदों तक। और नींद क्यों जरूरी है, या फिर माहौल में छुपे वो खतरे जिनसे हम शायद अनजान हों। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, गोता लगाते हैं इस जानकारी के समंदर में, देखते हैं क्या मिलता है। शुरुआत करते हैं खाने पीने से, डाइट। हाँ, सबसे बेसिक चीज। ये तो हम सब मानते हैं कि खाना सेहत के लिए कितना अहम है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में जो मौतें होती हैं उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा खराब डाइट से जुड़ा है। हाँ, और ये सोच भी अब बदल रही है कि सबके लिए कोई एक परफेक्ट डाइट होती है। बिल्कुल नहीं होती। यहीं पर बात आती है अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की। यूपीएफ्स, ये क्या बला है? भला ही समझिए। स्रोतों में तो इन्हें एलियन, औद्योगिक रूप से तैयार अप्राकृतिक चीजें तक कहा गया है। एलियन मतलब वो असल में खाना शायद है ही नहीं। इनमें ढेरों केमिकल एडिटिव्स होते हैं। जैसे रंग, कई तरह के आर्टिफिशियल मिठासें, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, माल्टोडेक्स्ट्रिन, फिर वो हाइड्रोजनेटेड तेल, पाम ऑयल और इमल्सिफायर्स भी। अच्छा, और इन्हें बनाने का तरीका ऐसा होता है, मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, प्री फ्राइंग, कि ये पचने में बहुत आसान हो जाते हैं। तो शरीर इन्हें फौरन सोख लेता है। बिल्कुल। और नतीजा, खून में ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल एकदम तेजी से बढ़ता है, स्पाइक आता है। ये फाइबर वाली चीजों के एकदम उलट है। फाइबर पाचन धीमा करता है, ग्लूकोज स्पाइक्स कम करता है, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और सेहत पर इसका असर? हाँ, सुनने में तो ये सब गंभीर लग रहा है। हाँ, गंभीर है। यूपीएफ्स का संबंध कई बड़ी स्वास्थ्य दिक्कतों से जुड़ा गया है। जैसे कि फैटी लिवर रोग, ज्यादातर तरह के कैंसर, नींद की प्रॉब्लम्स, आंतों की सूजन वाली बीमारियां यानी आईबीडी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि डिमेंशिया भी। डिमेंशिया भी, बाप रे। हाँ। और एक आंकड़ा जो ध्यान खींचता है, अगर कोई दिन में 4 बार से ज्यादा यूपीएफ खाता है, 4 बार से ज्यादा? हाँ, तो किसी भी कारण से उसकी मौत का खतरा 62% तक बढ़ जाता है। 62%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत। और वजन बढ़ना या इसकी लत लगने का भी जिक्र है क्या? ये भी होता है? बिल्कुल होता है। एक कंट्रोल स्टडी हुई थी, उसमें देखा कि जिन लोगों ने यूपीएफ वाली डाइट खाई उनका वजन बढ़ गया। और जिन्होंने नहीं खाई? जिन्होंने अनप्रोसेस्ड, मतलब बिना प्रोसेस किया खाना खाया, उनका वजन कम हुआ उसी स्टडी में। अच्छा। एक व्यक्ति का पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया गया है। 1 महीने यूपीएफ खाकर 15 पाउंड वजन बढ़ गया। 1 महीने में 15 पाउंड? हाँ, और सिर्फ वजन ही नहीं, उसके दिमाग के स्कैन में आदतें बनाने वाले हिस्से और इनाम और लत से जुड़े लिम्बिक सिस्टम के बीच कनेक्टिविटी में बड़े बदलाव दिखे। दिमाग पर भी असर? हाँ, और भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन लेप्टिन और शरीर में सूजन का मार्कर सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो भी बढ़ गए। तो ये सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं है। ये तो दिमाग और हार्मोन लेवल तक असर कर रहा है। सही। ठीक है, तो खाने में सिर्फ यूपीएफ से बचना काफी है, या फिर कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इन बड़ी चीजों पर भी ध्यान देना होगा? ये कार्बोटॉक्सिसिटी क्या है जिसका जिक्र है? कार्बोटॉक्सिसिटी, इसका मतलब है बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से होने वाले नुकसान का खतरा। अच्छा। देखिए, संतुलन बहुत जरूरी है। रिसर्च क्या कहती है, जरूरत से बहुत कम कार्ब्स, मतलब 40% कैलोरी से कम, हाँ। या जरूरत से बहुत ज्यादा 70% कैलोरी से ज्यादा कार्ब्स खाना, दोनों ही सभी कारणों से मृत्यु दर के बढ़ते खतरे से जुड़े हैं। मतलब ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और यहाँ कार्ब्स की क्वालिटी, मतलब वो किस तरह के हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो अच्छे और बुरे कार्ब्स कौन से हैं? अच्छे कार्ब्स में आते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च, जो आसानी से पचता नहीं, और अच्छी क्वालिटी का फाइबर। रोज 25-30 ग्राम फाइबर लेना। हाँ। कई गंभीर बीमारियों जैसे दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज और कोलन कैंसर का खतरा 15 से 30% तक कम कर सकता है। ये तो काफी है। और खराब कार्ब्स वो हैं जल्दी पचने वाली चीनी, आलू से बनी चीजें, रिफाइंड अनाज जैसे मैदा। इनका ग्लाइसीमिक लोड ज्यादा होता है। मतलब ये खून में शुगर तेजी से बढ़ाते हैं? हाँ, और इससे इंसुलिन ज्यादा बनता है, वजन बढ़ने लगता है। ठीक है। और प्रोटीन और फैट के बारे में क्या जानना जरूरी है? प्रोटीन की बात करें तो पौधों से मिलने वाला प्रोटीन जैसे दालें, बीन्स, नट्स लगातार सेहत के लिए फायदेमंद पाया गया है। एनिमल प्रोटीन से बेहतर? एक स्टडी में तो यहाँ तक देखा गया कि अगर खाने में सिर्फ 3% कैलोरी एनिमल प्रोटीन की जगह प्लांट प्रोटीन से ली जाए तो कैंसर से मौत का खतरा 40% तक कम हो सकता है। 40%? सिर्फ 3% बदलने से। हाँ,
अब फैट की बात करते हैं। आजकल जोर इस बात पर है कि फैट की मात्रा से ज्यादा उसकी क्वालिटी जरूरी है। क्वालिटी मतलब कौन सा फैट खा रहे हैं। ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जो अक्सर प्रोसेस्ड फूड और रेड मीट में मिलते हैं, वो नुकसानदेह माने जाते हैं। और अच्छे फैट? मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे जैतून के तेल में और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे नट्स, बीज और मछली में ये फायदेमंद हैं और मौत का खतरा कम करते हैं। यहाँ कीटोजेनिक डाइट पर एक जरूरी बात कहनी होगी। आजकल काफी पॉपुलर है वजन घटाने के लिए। हाँ, ठीक राइट, जिसमें फैट बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, कार्ब्स बहुत कम, फैट बहुत ज्यादा। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसके कुछ रिस्क भी हैं। क्या रिस्क? कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, दिल का खतरा, ब्रेन फॉग मतलब दिमाग साफ ना लगना, कीटो फ्लू जैसे लक्षण और फैटी लिवर का बढ़ता खतरा। ओह, एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि प्लांट बेस्ड लो फैट डाइट से कीटो डाइट की तुलना में ज्यादा वजन कम हुआ। हैं? जबकि कीटो वाले तो ज्यादा फैट खाते हैं। हाँ, और उस स्टडी में कीटो वाले रोज लगभग 700 कैलोरी ज्यादा खा रहे थे। ज्यादा खाकर भी वजन कम हुआ लो फैट वालों का। हाँ, ये तो अजीब है ना। और हाई फैट डाइट का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया की गड़बड़ी से भी जोड़ा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के पावर हाउस होते हैं। और ये गड़बड़ी अगली पीढ़ी तक भी जा सकती है। हाँ, ऐसा भी कहा गया है, एपिजेनेटिकली। डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी कुछ हैरान करने वाली बात है। मुझे याद है पहले लो फैट डेयरी पर बहुत जोर रहता था। हाँ, ये दिलचस्प है। पहले की सलाह तो यही थी कि लो फैट डेयरी खाओ, लेकिन हाल की कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिन में 2 या उससे ज्यादा बार डेयरी प्रोडक्ट्स लेना, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, खासकर बिना मीठा वाला दही और हार्ड चीज, इनके सेवन से दिल की बीमारी का खतरा 22% और किसी भी कारण से मौत का खतरा 17% कम देखा गया। मतलब फुल फैट डेयरी शायद उतनी बुरी नहीं? शायद नहीं, जितनी पहले मानी जाती थी। और नमक, इस पर तो हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है, कितना खाएं कितना नहीं। हाँ, नमक यानी सोडियम, इसका और हाई ब्लड प्रेशर का संबंध तो साफ है। हालांकि हर किसी पर असर एक जैसा नहीं होता। तो कितना ठीक है? कम या मध्यम मात्रा, मतलब दिन में 1 या 2 चम्मच नमक, जो करीब 2 ग्राम सोडियम होता है, वो ज्यादातर लोगों के लिए शायद ठीक है। लेकिन ज्यादा? स्रोत चेतावनी देते हैं कि रोज 5 ग्राम से ज्यादा सोडियम लेना दिल के लिए खतरनाक हो सकता है। और हम कितना खाते हैं औसतन? औसत अमेरिकी करीब 3.5 ग्राम खाता है। दिक्कत यह है कि प्रोसेस्ड फूड में छिपा हुआ नमक बहुत होता है। हाँ, वो पता भी नहीं चलता। और ज्यादा नमक दिमाग में खून के बहाव को भी कम कर सकता है, शायद सोचने समझने की क्षमता पर भी असर डाले। तो इसका कोई हल है? अच्छी खबर यह है कि पोटेशियम क्लोराइड वाले नमक के विकल्प आ रहे हैं। उनके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम करने और मौत का खतरा घटाने में अच्छे नतीजे दिखे हैं। ये तो अच्छी बात है। तो फिर कुल मिलाकर कौन से खाने के पैटर्न फायदेमंद माने जा रहे हैं? देखिए, कई पैटर्न उभरे हैं, पर सबसे मजबूत संदेश क्या है? पौधों पर आधारित खाना साफ तौर पर सेहतमंद है। प्लांट बेस्ड डाइट? हाँ, ऐसी डाइट टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 23% तक कम करती है और कुल मौतें, दिल की बीमारियां, कैंसर का खतरा भी कम करती है। एक स्टडी में तो वीगन डाइट ने इम्यून सिस्टम को कीटोजेनिक डाइट से बेहतर रिस्पॉन्ड करते हुए दिखाया। फाइबर की बात हमने पहले भी की थी। हाँ, फाइबर बहुत जरूरी है। फल, सब्जी, दालें, साबुत अनाज, नट्स, बीज सब में मिलता है। ये यूपीएफ्स के असर को उलटता है, पाचन धीमा करता है, ग्लूकोज स्पाइक्स रोकता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और कितना फायदा होता है इससे? हाई फाइबर डाइट दिल की बीमारी का खतरा 31% और टाइप 2 डायबिटीज या कोलन कैंसर का खतरा 16% तक कम कर सकती है। और हेल्दी फैट्स? वो भी अहम है। जैतून का तेल रोज आधा चम्मच भी इस्तेमाल करने से डिमेंशिया का खतरा 28% कम हो सकता है। सिर्फ आधा चम्मच रोज? हाँ, और कुल मौत का खतरा भी घटता है। रोज मुट्ठी भर नट्स या बीज खाने से दिल की बीमारी का खतरा 20% कम हो सकता है। नट्स तो कैलोरी में ज्यादा होते हैं, उनसे वजन नहीं बढ़ता। दिलचस्प बात यह है कि कैलोरी ज्यादा होने के बावजूद नट्स खाने वालों में मोटापे का खतरा कम देखा गया है। अच्छा। और फैटी फिश जैसे सैल्मन, उसमें ओमेगा 3 होता है, वो भी सेहत के लिए अच्छा है। और मेडिटेरेनियन डाइट, उसका बहुत नाम सुना है। उसे तो अक्सर पूरा पैकेज कहा जाता है। इसमें फल, सब्जी, साबुत अनाज, नट्स, बीज, जैतून का तेल और मछली ज्यादा होती है। और ये कितनी फायदेमंद है? कई स्टडीज ने दिखाया है कि ये लगभग हर बड़ी बीमारी, दिल की बीमारी, कैंसर, एल्जाइमर जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव रोग, डायबिटीज से मौत का खतरा कम करती है। जिन्हें पहले से दिल की बीमारी है उनके लिए भी? हाँ, उनमें भी इसने दोबारा हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा 26 से 33% तक कम किया। ये तो कमाल है। इसी का एक नया रूप भी है, ग्रीन मेड डाइट। इसमें अखरोट, ग्रीन टी और प्लांट बेस्ड प्रोटीन शेक शामिल हैं। शुरुआती नतीजे बताते हैं कि ये शायद और भी बेहतर हो सकती है। ग्रीन मेड डाइट, ठीक है। एक और दिलचस्प चीज है टॉरिन। टॉरिन, ये क्या है? ये एक अमीनो एसिड है
जानवरों से मिलने वाले खाने में ज्यादा होता है, उम्र के साथ शरीर में कम होता जाता है। और इसकी कमी से? इसकी कमी कई बीमारियों से जुड़ी है। बंदरों पर स्टडी हुई, उन्हें सप्लीमेंट दिया तो उनकी हेल्थ स्पैन यानी स्वस्थ जीवन की अवधि बढ़ी। इंसानों में भी ऐसा होता है? अभी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, इंसानों पर और रिसर्च की जरूरत है। खाने के पैटर्न के अलावा क्या खाने का समय या मात्रा कम करने से भी फर्क पड़ता है? जैसे वो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन या आजकल जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग TRE का चलन है। हाँ, इन पर काफी रिसर्च हो रही है। कैलोरी कम करना मतलब 20 से 50% तक कम खाना। हाँ, और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग जैसे दिन में सिर्फ 8 घंटे के दौरान खाना या हफ्ते में 2 दिन बहुत कम खाना, 5-2 डाइट। इनके फायदे हैं? दोनों ने जानवरों में उम्र बढ़ाने और इंसानों में इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने जैसे फायदे दिखाए हैं। तो कौन सा बेहतर है, कैलोरी कम करना या टाइमिंग? कुछ स्टडीज कहती हैं कि वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में दोनों तरीके बराबर असरदार हैं, लेकिन कुछ दूसरी स्टडीज इशारा करती हैं कि अगर खाने का समय दिन में जल्दी रखा जाए, अर्ली TRE, तो शायद वजन और फैट कम करने में ज्यादा मदद मिलती है। मतलब कब खाते हैं ये भी मायने रख सकता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या भविष्य पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का है? मतलब हर किसी के लिए अलग डाइट शायद AI की मदद से बनेगी? ये सोच के सबके लिए एक ही परफेक्ट डाइट होती है, ये शायद भोलापन है। हाँ, हर कोई अलग है। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन यही मानता है, हर इंसान अलग है, उसके जीन्स, उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी आंतों के बैक्टीरिया यानी गट माइक्रोबायोम और उसका माहौल। आजकल वो ग्लूकोज मॉनिटर भी आ गया है, CGM। हाँ, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स। ये बताते हैं कि अलग अलग खाना खाने, कसरत करने, सोने या तनाव होने पर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज कैसे बदलता है। ये एक तरह से पोषण की खिड़की खोलते हैं। तो बस ग्लूकोज स्पाइक से बचना है। देखिए, ग्लूकोज स्पाइक से बचने का चलन तो है, पर क्या इससे बीमारियां सच में कम होती हैं, इसका पक्का डेटा अभी आना बाकी है। अच्छा। और एक चौंकाने वाली खोज 2015 में हुई थी। पता है ग्लूकोज स्पाइक्स का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्या? व्यक्ति का गट माइक्रोबायोम, हमारी आंतों के बैक्टीरिया। ओह, बैक्टीरिया तय करते हैं। हाँ, और ये बैक्टीरिया हमारे खाने, जीन्स, मेलजोल, दवाओं से बदलते रहते हैं। एक और स्टडी ने खून में फैट ट्राइग्लिसराइड को देखा और पाया कि उसका ग्लूकोज बढ़ने से कोई सीधा संबंध नहीं है। मतलब सिर्फ ग्लूकोज नापना काफी नहीं है। शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अब नई तकनीक आ रही है, प्रोटियोमिक्स। हाँ, खून में हजारों प्रोटीन को एक साथ देखना। इससे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति असल में कैसी डाइट ले रहा है, खुद बताने से ज्यादा भरोसेमंद तरीके से। और इससे क्या पता चलेगा? इससे ये अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है कि किसी खास डाइट जैसे मेडिटेरेनियन को फॉलो करने से उम्र कितनी बढ़ सकती है। वाह, ये तो भविष्य की बात लग रही है। चलिए, खाने की बात तो काफी हो गई, अब आते हैं व्यायाम पर। इसे श्रोतों में सबसे असरदार अकेला मेडिकल इलाज कहा गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि नियमित व्यायाम हमारे शरीर के लगभग हर सिस्टम पर जबरदस्त अच्छा असर डालता है। हर सिस्टम पर? हाँ, दिल, दिमाग, पैंक्रियाज, मांसपेशियां, पाचन तंत्र, लिवर, फैट टिश्यू, आंतों के बैक्टीरिया, खून की नसें, सब बेहतर काम करने लगते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं? मेटाबॉलिज्म सुधरता है, जैसे इंसुलिन बेहतर काम करती है, नसों में ब्लॉकेज का खतरा कम होता है, शरीर और दिमाग में सूजन कम होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तनाव झेलने की क्षमता बढ़ती है। व्यायाम शरीर को सेलुलर लेवल पर मरम्मत के लिए तैयार करता है एक तरह से। ये तो कमाल है। चूहों पर एक बहुत बड़ा अध्ययन हुआ था, 9,500 टेस्ट 19 अलग अलग टिश्यूज पर। उसने दिखाया कि नियमित व्यायाम से पूरे शरीर में कितने गहरे और व्यापक बदलाव आते हैं। तो किस तरह का व्यायाम सबसे अच्छा है? दौड़ना, वजन उठाना? एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, वो दिल की सेहत के लिए तो जरूरी है ही, ये हम जानते हैं। हाँ? लेकिन अब स्ट्रेंथ यानी ताकत, रेजिस्टेंस यानी वजन या खिंचाव के साथ, और बैलेंस यानी संतुलन वाली कसरत को भी उतना ही अहम माना जा रहा है। खासकर बढ़ती उम्र में इतना करना चाहिए ये सब? ऐसा लगता है कि हफ्ते में करीब 60 मिनट की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मौत का खतरा कम करने के लिए काफी हो सकती है। इससे ज्यादा करने से शायद फायदा उतना ना बढ़े। अच्छा, हफ्ते में बस 1 घंटा? हाँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। एक दिलचस्प चीज है ग्रिप स्ट्रेंथ। हाथ की पकड़ की मजबूती? हाँ, ये पूरी शारीरिक ताकत का अच्छा इंडिकेटर है और इसे साधारण कसरतों से बढ़ाया जा सकता है। और पैदल चलना, स्टेप्स काउंट का क्या? पैदल चलने का फायदा कम चलने पर भी शुरू हो जाता है। एक स्टडी में बूढ़ी औरतों में रोज सिर्फ 2700 कदम चलने से भी मौत का खतरा कम हुआ। सिर्फ 2700? हाँ, और ये फायदा करीब 7,500 कदम पर जाके स्थिर हो गया। एक बड़े विश्लेषण में देखा गया कि रोज 2500 कदम से 8% और 8800 कदम तक 60% मौत का खतरा कम हो सकता है। 8800 कदम पर 60%?
ये तो बहुत है। और तेज चलना डायबिटीज से ज्यादा बचाता है। इंटेंसिटी का भी रोल है, मतलब कितना जोर लगाकर करें। हाँ, हाई इंटेंसिटी वाले व्यायाम से अतिरिक्त फायदे मिल सकते हैं, पर ये सबके लिए जरूरी या सेफ नहीं है। ठीक है। एक और बात, रिसर्च दिखाती है कि पुरुषों और महिलाओं के फैट टिश्यू पर व्यायाम का असर अलग-अलग होता है। अच्छा। हाँ, जिसका उनके मेटाबॉलिज्म पर भी असर पड़ता है। व्यायाम विज्ञान में आजकल कुछ नया चल रहा है, कोई नई खोज? दो चीजें काफी ध्यान खींच रही हैं। एक है एक्सरकाइंस और एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स, ईवीज। ये क्या है? ये वो प्रोटीन और छोटे कण हैं जो व्यायाम के दौरान निकलते हैं। शायद व्यायाम के कई फायदे इन्हीं की वजह से होते हैं। इन पर रिसर्च चल रही है। और दूसरी चीज? दूसरी तरफ स्वेक्सा जैसी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो सेंसर डेटा जैसे हार्ट रेट, एक्सेलरेटर और शायद खून के मार्कर जैसे लैक्टेट, ग्लूकोज का इस्तेमाल करके हर व्यक्ति के लिए ट्रेनिंग को पर्सनलाइज कर सकें। वाह, मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से एक्सरसाइज प्लान। कुछ ऐसा ही। चलिए अब बात करते हैं नींद की। कहा जाता है ये खाने और व्यायाम जितनी ही जरूरी है। क्या कहती है रिसर्च? बिल्कुल जरूरी है। और यहाँ सिर्फ कितनी देर सोए ये ही नहीं, बल्कि नींद की रेगुलरिटी, यानी रोज लगभग एक ही समय पर सोना और जागना, ये बहुत अहम है। रेगुलरिटी? हाँ, एक स्लीप रेगुलरिटी इंडेक्स SRI बनाया गया है। पाया गया कि जिनका SRI स्कोर अच्छा होता है, मतलब जो नियमित सोते जागते हैं, उनमें किसी भी कारण से, दिल की बीमारी से या कैंसर से मौत का खतरा कम होता है। तो रोज एक ही टाइम पर सोना जागना जरूरी है? हाँ, बहुत। और कितनी देर सोना चाहिए? 7 घंटे या 8 घंटे? ज्यादातर रिसर्च करीब 7 घंटे की नींद को सबसे अच्छा मानती है। 7 घंटे। और कम सोने से? कम सोना खतरनाक हो सकता है। 50-60 साल की उम्र में रोज 6.5 घंटे से कम सोने वालों में डिमेंशिया का खतरा 30% ज्यादा पाया गया। 30%? हाँ, कम नींद से लोग ज्यादा कैलोरी खा सकते हैं और शरीर में नुकसानदेह सूजन बढ़ सकती है। और वो घड़ियां आगे पीछे करने का भी असर होता है? हाँ, सिर्फ 1 घंटे की नींद कम होना भी हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी से जुड़ा है। बाप रे। और ज्यादा सोने से? 8 घंटे से ज्यादा? ज्यादा सोना भी ठीक नहीं है। 8 घंटे से ज्यादा सोने का संबंध भी सोचने समझने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट, दिमाग की संरचना में बदलाव और मौत के बढ़ते खतरे से जोड़ा गया है। कितना खतरा? लगभग 30% ज्यादा। तो 7 घंटे के आसपास ही बेस्ट है? हाँ, 7-8 घंटे की रेंज शायद सबसे अच्छी है। इससे कम हर घंटे की नींद के लिए दिल की बीमारी का कुल खतरा 6% बढ़ जाता है। आपने पहले दिमाग की सफाई का जिक्र किया था, नींद का इससे क्या लेना देना है? ये बहुत दिलचस्प लग रहा था। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प खोज है। हमारी नींद के अलग-अलग चरण होते हैं, है ना? हाँ, रेम, नॉन रेम। बिल्कुल। तो नॉन रेम नींद, खासकर उसकी सबसे गहरी अवस्था जिसे स्टेज 3 स्लो वेव डीप स्लीप कहते हैं, हाँ। उसी दौरान दिमाग की एक खास सफाई व्यवस्था काम करती है। इसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ग्लिम्फेटिक सिस्टम, ये क्या करता है? ये सिस्टम दिमाग में दिन भर में जमा हुए मेटाबॉलिक कचरे को कुशलता से हटाता है। कचरा? जैसे अल्जाइमर से जुड़े बीटा एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन, या पार्किंसन से जुड़ा अल्फा साइनोक्लिन। तो गहरी नींद में दिमाग अपनी सफाई करता है? बिल्कुल। समस्या ये है कि बूढ़े लोगों में और अल्जाइमर या पार्किंसंस जैसी बीमारियों में ये सफाई व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती, कचरा जमा होता रहता है। और चिंता की बात क्या है पता है? कुछ आम नींद की गोलियां जैसे एम्बियन, हाँ, वो तो काफी लोग लेते हैं, वो बेंजोडायजिपाइन ग्रुप की है। ये गोलियां इस सफाई प्रक्रिया को और धीमा कर देती हैं, उल्टा असर करती हैं। क्या नींद की गोली सफाई रोक देती है? हाँ, कचरा निपटान को दबा देती हैं और इन दवाओं का संबंध अल्जाइमर और डिमेंशिया के बढ़ते खतरे से भी जोड़ा गया है। ये वाकई चिंताजनक है। मतलब नींद की गोली लेने से पहले सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अब उन खतरों की बात करते हैं जो शायद हमें दिखते नहीं पर हमारे चारों ओर हैं। पर्यावरण के जहरीले तत्व जैसे वायु प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक्स। हाँ, वायु प्रदूषण, खासकर हवा में मौजूद महीन कण, पार्टिकुलेट मैटर यानी PM, ये दुनिया भर में बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। कितना बड़ा? PM 2.5 और PM 10 के थोड़े समय के संपर्क में आने से भी मौत का खतरा बढ़ जाता है, खासकर दिल और सांस की बीमारियों से। अनुमान है कि दुनिया भर में सालाना करीब 10 लाख मौतें इसी वजह से होती हैं। 10 लाख? हाँ, और सबसे डराने वाली बात, PM 2.5 का दिल पर जो लंबे समय तक असर होता है, उसके लिए कोई भी सुरक्षित सीमा नहीं पाई गई है। कोई सेफ लिमिट है ही नहीं? नहीं, मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर भी नुकसानदेह हो सकता है। और ये सिर्फ दिल फेफड़ों का मामला है? नहीं, लंबे समय तक PM 2.5 के संपर्क में रहने का संबंध टाइप 2 डायबिटीज के लगभग 20% मामलों से जुड़ा गया है। डायबिटीज से भी? हाँ, और ये सोचने समझने की क्षमता में गिरावट, कोविड वैक्सीन के प्रति कमजोर इम्यून रिस्पॉन्स और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से भी जुड़ा है। इसके पीछे कारण क्या है? शरीर में सूजन बढ़ना, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ना,
ये सब। क्या ध्वनि प्रदूषण मतलब शोर वो भी खतरनाक है? हाँ, लगातार शोर में रहना, खासकर रात के समय, वो भी नुकसान करता है। कैसे? तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, शरीर में सूजन आती है और हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। रात के शोर से भी? हाँ, खासकर रात के शोर से। और ये माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स, ये नाम ही डरावना लगता है, ये क्या है? MNP मतलब प्लास्टिक के बहुत ही छोटे कण, माइक्रो मतलब मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा और नैनो मतलब 10 लाखवां, बहुत ही छोटे। और ये हैं कहाँ? अब लगभग हर जगह है, हवा, पानी, मिट्टी, हमारे खाने में और खासकर बोतल बंद पानी में। बोतल बंद पानी में? हम तो उसे साफ समझते हैं। एक स्टडी में बोतल बंद पानी के 1 लीटर में 2.5 लाख के करीब कण पाए गए, जिनमें 90% नैनो प्लास्टिक्स थे। 2.5 लाख कण 1 लीटर में? हाँ, और इनमें बिस्फिनॉल, BPA और थैलेट्स जैसे हजारों केमिकल हो सकते हैं। और ये हमारे शरीर में जा रहे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ पर्यावरण में नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी पहुंच चुके हैं। खून की नसों, दिमाग, खून के थक्कों, लिवर, आंतों, फेफड़ों, प्लेसेंटा, पुरुषों के अंडकोश, लगभग हर अंग में पाए गए हैं। हर अंग में? ये तो बहुत डरावना है। और इनका सेहत पर क्या असर होता है? असर वाकई चिंताजनक है। एक स्टडी हुई उन लोगों पर जिनकी गर्दन की धमनी, कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज था। हाँ। उनमें से 58% के प्लैक में MNPs पाए गए। आधे से ज्यादा लोगों में? हाँ, और जहां ये मौजूद थे वहां धमनियों में सूजन ज्यादा थी और अगले 3 सालों में उन लोगों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 4 गुना से भी ज्यादा था। 4 गुना? सिर्फ प्लास्टिक के कणों की वजह से? ऐसा जुड़ाव पाया गया। उनमें पॉलीइथाइलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे प्लास्टिक मिले थे। और क्या असर है? पुरुषों के अंडकोश में भी ये पाए गए हैं। सभी 23 पुरुषों पर स्टडी हुई, सबके अंडकोश में मिले और इनका संबंध अंडकोश के कम वजन और शुक्राणुओं की कम संख्या से जोड़ा गया है। प्रजनन क्षमता पर असर? हाँ, फिर आंतों की सूजन वाली बीमारी IBD के मरीजों के मल में ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स मिले और इनकी मात्रा बीमारी की गंभीरता से जुड़ी थी। और कैंसर? कैंसर सेल्स भी इनके संपर्क में आने पर तेजी से फैलती हैं और ये प्लास्टिक डॉटर सेल्स में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। बाप रे। MNPs का संबंध अस्थमा, कई तरह के कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, सोचने समझने में गिरावट, दिल और मेटाबॉलिज्म की बीमारियां, बच्चों में विकास में देरी, समय से पहले जन्म और बांझपन के बढ़ते खतरे से जोड़ा गया है। लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ, और ये दिमाग में भी पहुंचते हैं। ब्रेन ट्यूमर के मरीजों की कोशिकाओं में भी मिले हैं। दिमाग में प्लास्टिक? हाँ, और डिमेंशिया वाले मरीजों के दिमाग में सामान्य लोगों की तुलना में 2 से 10 गुना ज्यादा MNP कॉन्सेंट्रेशन पाई गई है। ये तो बहुत ही गंभीर तस्वीर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना ज्यादा फैल चुका और इतना खतरनाक है। हाँ, ये चिंता का विषय तो है। चलिए अब थोड़ी उम्मीद की बात करते हैं। क्या ऐसी नई तकनीकें आ रही हैं जो हमें अपनी सेहत और बीमारियों के खतरे को बेहतर समझने में मदद कर सकें? जैसे ये ऑर्गन एज क्लॉक्स क्या हैं? हाँ, ये एक रोमांचक क्षेत्र है। अब खून में मौजूद हजारों प्रोटीन का विश्लेषण करके ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे अलग अलग अंग, जैसे दिल, दिमाग, किडनी, हाँ, ये हमारी असली उम्र यानी क्रोनोलॉजिकल एज के मुकाबले कितने बूढ़े या जवान हैं। इसे ऑर्गन एज गैप कहते हैं। मतलब मेरा दिल मेरी उम्र से ज्यादा बुरा हो सकता है? हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि हर किसी में ये अलग होता है। करीब 20% लोगों में कम से कम एक अंग अपनी उम्र से ज्यादा तेजी से बूढ़ा हो रहा था। और इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भविष्य की बीमारियों का संकेत दे सकता है। जैसे जिनका दिल तेजी से बूढ़ा हो रहा था, उनमें हार्ट फेलियर का खतरा 5 गुना ज्यादा था। 5 गुना? हाँ, जिनका दिमाग तेजी से बूढ़ा हो रहा था, उनमें अल्जाइमर का खतरा ज्यादा था। मांसपेशियों की तेज उम्र बढ़ना चलने फिरने में दिक्कत का संकेत दे रहा था। किडनी की तेज उम्र बढ़ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हाई BP का। तो ये ऑर्गन एज क्लॉक भविष्य बता सकती है एक तरह से। बीमारियों के जोखिम का बेहतर अनुमान लगा सकती है और ये ऑर्गन एज गैप सीधे तौर पर मौत के बढ़ते खतरे से भी जुड़ा पाया गया। और अल्जाइमर के लिए कोई खास खोज हुई? आपने बायोमार्कर का जिक्र किया था। हाँ, एक बड़ी सफलता मिली है। खून में एक खास बायोमार्कर p-tau217। p-tau217? हाँ, इसका पता लगाया गया है। ये बहुत सटीकता से बता सकता है कि दिमाग में अल्जाइमर से जुड़े बदलाव हो रहे हैं या नहीं। सिर्फ ब्लड टेस्ट से? हाँ, सिर्फ ब्लड टेस्ट से। उम्मीद है कि इससे भविष्य में अल्जाइमर का खतरा कम करने के लिए सही समय पर इलाज शुरू करने में मदद मिलेगी। जैसे कोलेस्ट्रॉल टेस्ट से दिल की बीमारी का पता चलता है? बिल्कुल, ठीक वैसे ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हमारे जीन्स यानी जीनोमिक्स ही सब कुछ तय नहीं करते।
कि हमें कौन सी बीमारी होगी। बिल्कुल सही। जीन्स यानी डीएनए हमें बीमारियों के खतरे के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं, पर वो पूरी कहानी नहीं है, वो तस्वीर अधूरी है। तो पूरी तस्वीर कैसे मिलेगी? अब हम प्रोटियोमिक्स यानी शरीर के सारे प्रोटीन का अध्ययन, मेटाबोलॉमिक्स यानी मेटाबॉलिज्म के छोटे अणुओं का अध्ययन, एपिजेनोमिक्स यानी जीन्स कैसे काम करते हैं इसमें बदलाव का अध्ययन, और माइक्रोबायोम यानी आंतों के बैक्टीरिया का डेटा भी देख सकते हैं। ये सब मिलकर हमारी सेहत और बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता की ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत तस्वीर पेश करते हैं, खासकर अब जब तकनीक हमें खून में हजारों प्रोटीन को एक साथ देखने की क्षमता दे रही है। तो आज हमने सेहत और लंबी उम्र के कई जरूरी पहलुओं पर बात की। हाँ, काफी कुछ कवर किया। खाने में यूपीएफ्स के खतरों से लेकर पौधों, फाइबर और अच्छे फैट के फायदों तक, और कैसे डाइट पर्सनलाइज हो सकती है। व्यायाम की ताकत, उसके प्रकार और नियमितता को समझा। नींद की अहमियत, उसकी अवधि, नियमितता और वो दिमाग की सफाई वाली बात। और पर्यावरण के अनदेखे खतरों जैसे वायु प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक्स के गंभीर परिणामों पर भी गौर किया। साथ ही सेहत पर नजर रखने की नई तकनीकों जैसे ऑर्गन क्लॉक, बायोमार्कर के बारे में भी जाना। इन सबका निचोड़ क्या है? एक लाइन में निचोड़ ये है कि सेहत एक बहुआयामी पहेली है, मतलब कई सारी चीजें मिलकर इसे बनाती हैं। बुनियादी बातें, अच्छा खाना, नियमित व्यायाम, पूरी नींद, ये बेशक बहुत जरूरी हैं। हाँ, बेसिक्स तो हमेशा जरूरी रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब हमें उनके पीछे के जैविक तंत्र जैसे ओमिक्स डेटा बताता है, और हमारे आसपास मौजूद अनदेखे खतरों जैसे पर्यावरण के टॉक्सिन्स को भी समझने की जरूरत है। तो भविष्य क्या है? भविष्य शायद ऐसी स्वास्थ्य रणनीतियों का है जो व्यक्तिगत हो, जो हमारे शरीर के व्यापक जैविक डेटा पर आधारित हो, और जो हमें इन आधुनिक खतरों से बचाकर बेहतर सेहत की ओर ले जाएं। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल सोचने को छोड़ जाते हैं। हाँ, ये जानकर के माइक्रोप्लास्टिक्स अब हर जगह हैं, पानी में, खाने में, हवा में और हमारे शरीर के अंदर भी, और ये सूजन से लेकर गंभीर बीमारियों तक से जुड़े पाए गए हैं। तो रोजमर्रा की कौन सी ऐसी चीजें या आदतें हो सकती हैं जिनके बारे में हमें दोबारा सोचने की जरूरत है? भले ही इस पर अभी कोई पक्की गाइडलाइन ना हो, पर सोचना तो शुरू कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।